अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, मुल्क भर में हुकूमत साजी का अमल अपने आखिरी मराहिल के सफ़र तय करने की जानिब गामज़न है। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की बदनज़मी के शिकार इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर के पी असम्बली मुश्ताक गनी ने के पी असम्बली के 116 अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताख़िर से शुरू हुआ और इजलास के आगाज में ही कारकुनों ने हुल्लड़बाजी करते हुए मैंडेट चोर के नारे लगाए, जिस पर नून लीग की रहनुमा सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी उठाकर लहरा दी, जिस पर उन्हें पानी की बोतल मारी गई और लोटा फेंका गया। असेंबली की कार्रवाई उसके बाद जारी हुई, जबकि मुश्ताक गनी जो कि स्पीकर हैं उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तमाम अराकीन से हलफ लिया। के पी असम्बली के बाद आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान की 12वीं असम्बली का पहला इजलास भी आज मुनक्किद हुआ और 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने हलफ उठा लिया है। बलूचिस्तान असम्बली के 65 में से 62 कामयाब 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने हलफ उठाया, जबकि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली की अलालत के बायस गवर्नर बलूचिस्तान के नामजद करदा 9 मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली जमरक खान अचकजई बतौर प्रिजाइडिंग अफसर तमाम अराकीन असम्बली से उन्होंने हलफ लिया, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कुछ जमातों की जानिब से धरने की कॉल दी गई थी, जिसके बाद बलूचिस्तान असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ फजल तवाब मौजूद होंगे, जो कि हमें बलूचिस्तान असम्बली के बाहर की क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और अगर हम इजलास की बात करें तो इजलास कैसा रहा, वहाँ पर भी क्या शोर शराबा हुआ अपोजिशन की जानिब से? जी हाँ, बलूचिस्तान असम्बली में भी हलफ बर्दारी तो हो गई है और शुनीद ये है कि आज ही वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कर लिया जाएगा। लेकिन अगर के पी की बात करें तो वहाँ पर चूँकि बदनज़मी का शिकार हो चुका था इजलास, लिहाजा कागजात नामजदगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए आज जमा करवा दिए जाएंगे और कल उनका इंतखाब किया जाएगा। पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन था, जहाँ पर बजट का तखमीना लगाया जाना था और आइंदा के चंद माह जो है उसके लिए बजट की मंजूरी ली जानी थी, और इसी सिलसिले में मरीम नवाज ने खुसूसी तौर पर हिदायत की थी कि तमाम मेंबरान वहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल ऐसा ही है, और मरीम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो खुद अपोजिशन बेंचेस की तरफ गई और उन्होंने राना आफ्ताब से गुफ्तगू भी की और उनसे बातचीत भी की, जो कि एक अच्छा जेस्चर था मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सुहेल अब्बास बलोच ने, जबकि कोयटा से हमारे साथ फजल तवाब मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुहेल से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ वो कैसा रहा। सुहेल, बताइएगा कि आज के इजलास में क्या क्या डिस्कशन हुई, एजेंडा क्या था? पंजाब असम्बली का इजलास जो आज का इजलास था वो हंगामा खेज इजलास था, और इस इजलास में जो 1 माह के लिए, मार्च का महीना है, उसके 1 माह के लिए जो तखमीना बजट की तारीख पेश की गई थी 398 अरब 94 करोड़ 81 हज़ार रुपए की, वो तारीख जो है वो कसरत राय से पंजाब असम्बली ने मंजूर कर ली है। ये तारीख जो है वो मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ईवान में जब पेश की गई, उसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा जो है वो बरपा हुआ। अपोजिशन बेंचों पर जो है राना आफ्ताब, नदीम कुरैशी, मियाँ एजाज शफी समेत दीगर ने जो है वो मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए, और इस पर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उन्हें बोलने की इजाज़त भी दी गई कि आप जमहूरी तरीके से इस पर बात कर सकते हैं, आपके कोई एतराज़ात हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बजट है इसकी जो तारीख पेश की जा रही है उसके पास आपका अगर कोई एतराज़ात है तो वो ईवान के अंदर आपको इजाज़त दी जाएगी। माइक जो है वो राना आफ्ताब को दिया गया। राना आफ्ताब की जानिब से पहला एतराज़ तो ये उठाया गया कि जो ईवान के अंदर तारीख पेश की गई है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर सकता है, तो किस तरह से रुकन पंजाब असम्बली होते हुए मरीम औरंगज़ेब की जानिब से ये जो बजट जो है वो 358 अरब से जायद की तारीख है जो पेश की है, ये वो नहीं पेश कर सकती, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर आर्टिकल 125 के रूल्स जो है और पार्लिमानी रूल्स वो पढ़कर सुनाए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल में जो कोई रुकन भी जो है वो तारीख पेश कर सकता है। तमाम इसी दौरान जो है वो जब ये तारीख पेश की गई तो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो उनकी जानिब से शोर शराबा एहतजाज का सिलसिला यहाँ पर जारी रहा। साथ ही सुहेल मजीद भी बात करते हैं, फजल तवाब से जान लेते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। फजल, बताएगा तकरीबी हलफ बर्दारी तो हो चुकी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कब होगा
और कागजात नामजदगी के लिए कब तक का वक्त दिया गया है? जो 9 मुंतखब अरकान असम्बली है बलूचिस्तान असम्बली के, अब से कुछ देर कबल उन्होंने हल्फ उठा लिया है। बलूचिस्तान असम्बली के 65 के ऐवान में 57 के करीब जो 9 मुंतखब अरकान असम्बली है, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मुकर्रर हुए थे जमर खान असगजी ने उनसे हल्फ लिया, जबकि जो 3 ऐसे 9 मुंतखब अरकान असम्बली है जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक पंजरानी और उसके साथ ही साथ मीर सरफराज बुगटी और दीगर जो अरकान है वो शरीक नहीं हुए। मीर सरफराज बुगटी के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी उंगली में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। अगले इजलास में वो असम्बली आकर अपना जो असम्बली का ओहदे का हल्फ है वो उठाएंगे। और जहां तक बात की बलूचिस्तान में कायद ऐवान स्पीकर का, तो अब तक चूंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन मिलकर हुकूमत बनानी जा रही है, अब तक किसी एक नाम का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है। गो के स्पीकर के हवाले से या कायद ऐवान के हवाले से कई नाम जो है वो जेर गर्दिश है, मगर अब तक हतमी नाम जो है वो सामने नहीं आया है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के लिए खातून रुकन असम्बली है गजाला गोला का नाम जो है वो सामने आया है और डिप्टी स्पीकर के लिए उन्हें मुंतखब किया है। जहां तक मुस्लिम यूनियन की बात है, उनकी जानिब से ठीक है, अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा उसका नाम सामने नहीं आया कि आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक अहम इजलास तलब किया है जो कि जरदारी हाउस में होगा और उस इजलास में फैसला होगा कि आया बलूचिस्तान का वज़ीर आला कौन होगा। मोहिबुल्लाह हमारे साथ रहिएगा। केपी असम्बली की बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है मोहिबुल्लाह माजरत के साथ सफ़ीउल्लाह गुल ने हमें ज्वाइन किया है। सफ़ीउल्लाह गुल, बताइएगा कि केपी असम्बली का इजलास कैसा रहा? बहुत शोर शराबा हुआ, अहवाल बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताई इजलास का पहला दिन था और आज ही यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर थे वो उन्होंने अरकान से हलफ लिया और हल्फ के बाद हाज़िरी लगाई गई और जिसमें यानी 116 अरकान ने जो है वो रजिस्टर में दस्तखत किए, जिनमें से 5 जो थी वो मखसूस जो नशिस्तें हैं जो ख़वातीन के लिए वो उन्होंने भी, और 111 मुंतखब अरकान ने उन्होंने भी दस्तखत किए। उसके बाद स्पीकर ने ऐलान किया, क्योंकि एक नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, तो स्पीकर मुश्ताक गनी ने ऐलान किया कि आज का जो सेशन है वो कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है सुबह 10 बजे तक, और आज 5 बजे तक अपोजिशन भी और यानी जो अक्सरियती अरकान जो हैं जो कि इस वक्त यानी यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के है, वो उनकी तरफ से भी जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, लेकिन रात 11 बजे तक वो जिन्होंने वापस लेने तो वो वापस ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कल इसी यानी जो ये फाइनल हो जाएंगे तो कल जो है वो बाकायदा उस पर इलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद स्पीकर को जो है वो ओथ के बाद जो है स्पीकर जो है वो सीट अपनी जब टेक ओवर कर लेंगे, फिर यानी सीएम के लिए ऐलान किया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की यानी जो लीडर ऑफ द हाउस होंगे वो उनके लिए फिर कागजात नामजदगी यानी कागजात जमा करवाए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है अगले दिन उसके नेक्स्ट डे फिर यानी सीएम के लिए वो बाकायदा तौर पर इंतखाब उनका किया जाएगा कि कौन आने वाले दिनों में जो है वो सीएम, जबकि सीएम के लिए जो इस वक्त यानी सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और जिनका नाम जो है वो आया है तो वो अली अमीन गंडापुर ही हैं। जबकि अभी कुछ देर कबल जो है वो JUI के अकरम खान दुरानी साहब ने भी यानी वो जो बात की कि JUI जो है वो किसी भी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि जो स्पीकर का चुनाव होगा वो उसमें भी डेप्यूटी स्पीकर भी और सीएम के उसके चुनाव में यानी वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो आज जो था आज अब तक यानी ये है कि जो नाम जो स्पीकर के लिए जो अक्सरियती जमात यानी इस वक्त जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उसकी तरफ से जो नाम जो सामने आए हैं और अली अमीन गंडापुर ने जमा करवाए हैं, स्पीकर के लिए जो है वो बाबर सलीम स्वाति जो हैं उनका नाम यानी दिया गया है, और एक खातून जो इलेक्ट होकर जो आई हैं वो सुरैया बीबी चतराल से जिनका ताल्लुक़ है उनका नाम जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए दिया गया है। अब तक जो है अपोजिशन की तरफ से कोई नाम यानी जो कि ज़ाहिर है सिर्फ कुछ यानी जो कि JUI हिस्सा नहीं ले रही, नून लीग का जो है वो अभी तक यानी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और वो है तो वो 5 बजे तक उनका यानी अगर कोई फ़ैसला सामने आता है तो पता चलेगा कि उनकी तरफ से कोई नाम अगर आए हैं तो। ठीक है, सफ़ीउल्लाह गुल हमें पेशावर से आगाह कर रहे थे, सोहेल अब्बास बलूच लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, फजल तवाब कोयटा से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक और अहम मामला जो कि आज पूरा दिन ज़ेर बहस रहा और 5 घंटे तवील समाअत भी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो था मखसूस नशिस्तों के हवाले से।
اور اس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں، سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، جبکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نون لیگ کا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس متوقع طور پر ہو سکتا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ کامران خان بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ کس جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ چونکہ ایک خط بھی سامنے آ گیا اس سماعت کے دوران جس کے بارے میں سنی اتحاد کونسل کے وکلاء کو علم نہیں تھا، تو یہ معاملہ کیا تھا یہاں پر؟ دوران سماعت یہ ہوا کہ ایک خط جو تھا وہ منظر عام پر آیا، جو کہ الیکشن کمیشن کے ممبران نے جو سنی اتحاد کونسل کے وکلاء تھے ان کو دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو خط ہے یہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے 26 فروری کو یعنی آج سے 2 دن قبل لکھا تھا، اور اس خط میں یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ہم جو مخصوص جو خواتین کی نشستیں ہیں، چونکہ ہم نے جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے ہم ان کی فہرست نہیں دے سکتے۔ اس سے کنفیوژن یہ پیدا ہوئی کہ شاید یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان سے مانگا گیا تھا کہ قانون کے تحت جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 206 ہے اس کے مطابق ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انتخاب لڑتی ہے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ 5% کوٹا پارٹی ٹکٹ میں خواتین کو بھی دیجیے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے ان سے وہ والی 5% کوٹا والی نشست جو تھی اس سے متعلق تفصیل مانگی تھی کہ آپ نے یہ جو 5% کوٹا میں جو ٹکٹ دیے تھے یہ بتائیے کہ ان کی فہرست کہاں ہے، کن خواتین کو یہ ٹکٹ دیے تھے۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ انہوں نے تو جنرل الیکشن لڑا ہی نہیں، اس لیے اس کے پاس ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ یہ وضاحت ہوگی، اس کو کنفیوز کر دیا گیا اس لسٹ کے ساتھ کہ شاید جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں یہ شاید ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو بعد میں صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت جاری کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اس خط کا مخصوص نشستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ صرف ایک 5% کوٹا جو کہ الیکشن کے دوران خواتین کو دیا جاتا ہے ٹکٹوں کی صورت میں، یہ اس سے متعلق تھا اور یہ اس کا جواب انہوں نے جمع کرایا تھا۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور اب وہ کب سنایا جائے گا فیصلہ یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا یہ الیکشن کمیشن سے نکل کر یہ شاید اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے وکلاء جو کہ بالکل کامران، آج علی ظفر نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں جاری نہیں کرتا تو اس معاملے کو لے کر اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے۔ کامران، ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تمام منتخب اراکین کے حوالے سے انہیں عشائیہ دیا جا رہا ہے، اس اجلاس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی دیکھیں، کل چونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اس کا باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر اعلان ہو چکا ہے، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن ابھی آنا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صدر اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں گے۔ تو آج رات 12 بجے سے پہلے اگر صدر کی جانب سے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا۔ ایک چیز، دوسری بات یہ ہے کہ کل چونکہ اجلاس کا اعلان ہو چکا ہے اس لیے تمام جو اراکین ہیں جو پارٹی جو کہ یہاں پر 9 منتخب اراکین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور روایت یہ ہے کہ ایک افتتاحی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو سب سے بڑا اجلاس ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا، اور اس کی سربراہی جو تھی پاکستان مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف نے کی۔ اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو شہباز شریف ہیں جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کو بطور وزیر اعظم ان کے نام کی توثیق جو ہے وہ کر دی گئی ہے، ان کا نام پیش کیا گیا انہی کے بڑے بھائی میاں نواز شریف نے، اور پھر اس کی جو ہے وہ اکثریت رائے کے ساتھ متفقہ طور پر ان کے نام کی توثیق کر دی گئی کہ وہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا جو بیٹھک ہونی ہے وہ اتحادیوں کی ہونی ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے جو اتحادی ہیں جن میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہیں، کاف لیگ ہے، اور جو کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کو انہوں نے دعوت دے رکھی ہے آج عشائیے کی، یعنی کل صبح اجلاس ہے تو آج شام جو ہے وہ یہ پنجاب ہاؤس جو یہاں پر اسلام آباد میں ہے اس میں یہ عشائیہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دعوت نامے جو ہیں وہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو
को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भिजवा दी हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जो हैं वो शायद वो भी उसमें शिरकत करेंगे। बाकी तमाम जो अरकान हैं जो कि इत्तेहादी होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो सब के सब जो हैं वो आज उस इशाइये में उनकी शिरकत जो है वो यकीनी है। ठीक है, अहम मीटिंग आज होने के लिए जा रही है। बहुत शुक्रिया कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में हमें से आगाह भी कर रहे थे। इस्लाहात की कितनी ज़रूरत है मौशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौजूदा निज़ाम की। क्या मौजूदा निज़ाम से अवाम मुतमईन है? क्या उनके जो मसाइल हैं वो मौजूदा निज़ाम में हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? लेकिन हमने हर इलेक्शन में यही देखा है कि अगर कोई भी शख्स वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकलता है तो वो बरादरी की बुनियाद पर और कौमियत की बुनियाद पर वोट देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मसले हल नहीं हो पाते। अवाम की इस बारे में राय क्या है, वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं? ओकाड़ा से सलमान चौधरी ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क के माशी और मशरती निज़ाम जूं के तूं हैं। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अवाम के इन मसाइल को हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या अवाम इस मौजूदा निज़ाम से मुतमिन है या इसमें बेहतरी चाहती है? आइए जानते हैं अवाम की ज़ुबानी। आपने वोट कास्ट किया था? नहीं। क्यों नहीं किया वोट कास्ट? इसलिए कि हमारा निज़ाम कोई सिस्टम गलत है। हम लोग मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि अपना इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के कानून के मुताबिक हमारी जो है ना वो होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ना वोट नहीं कास्ट किया। हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम आना चाहिए। अल्लाह और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो कानून है, जैसे बाहर के ममालिक में अलीज़ लाज हैं, उमर लाज हैं, इस तरह हमारे मुल्क में भी अच्छा निज़ाम आना चाहिए ताकि बेरोज़गारी वगैरह ख़त्म हो सके और दुनिया को सुकून हो, आवाम को रिलैक्स मिले। क्या आपने वोट डाला था? जी, मैंने वोट कास्ट किया था, लेकिन आज के बाद मैंने दोबारा वोट नहीं कास्ट करना। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं आप वोट कास्ट करेंगे? क्योंकि वोट देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि सदारती निज़ाम इस मुल्क में आना चाहिए ताकि हमारा एक बंदे को वोट जाए और वही आके इस हमारे ऊपर हुकूमत करे। तो इस निज़ाम से हम मुतमिन नहीं हैं कि हमारा वोट जाता है और उसके बाद उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना हमारा वो उस जगह पे पहुंचता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क में जो है ना ये अफरा तफरी का जो निज़ाम है, ये जो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, ना कोई कारोबार है, ना कोई अच्छे हालात हैं, ना कुछ है, इसका वाहद हल है ना वो सदारती निज़ाम है। इस वक्त देखिए, हम बहैसियत मुसलमान बात अगर इस्लामी निज़ाम की भी करें ना, कि जो कि आइडियल निज़ाम है हमारे, लेकिन उस पर भी मैं आपको ये श्योरली कहता हूँ कि आप ही के इस मुल्क के अंदर जो है ना वो 70% लोग उससे भाग जाएंगे। बाकी उससे बेहतर निज़ाम कोई नहीं है और उसमें हम सबको ठीक होना पड़ेगा। आपको भी लोगों को मैसेज देना पड़ेगा, मुझे भी लोगों को मैसेज देना पड़ेगा, लोगों को कन्वे करना पड़ेगा कि वो इस तरफ आए, वरना ये सिर्फ बातों तक महदूद होगा। एक्चुअल जो है वो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो है ना वो नारे और दावों तक है, जो हमारे बहुत से जो है ना वो स्कॉलर्स भी करते रहे हैं और हमारे जो है ना वो सियासतदान भी करते रहे। निज़ाम तो दौरे खिलाफत जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उससे अच्छा निज़ाम ना आया है ना आएगा ता क़यामत तक। और ये जो आजकल ये हमारे जो सियासतदान हमारे सरों पे बैठना चाह रहे हैं मस्ती से या ज़बरदस्ती से, जिस तरह आप समझते हो, इस निज़ाम को तो कोई भी कबूल नहीं करेगा। लेकिन हम तो अपनी एक राय जो दे रहे हैं कुरान और हदीस की जो रूह से, जो एक निज़ाम जो हमारे ऊपर जो हम मुसलमान होने के नाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वही हमारे लिए बेहतर है। ये जो निज़ाम ला रहे हैं ये तो हमें शुरू दिन से हमें नज़र आ रहा है कि हमें दलदल की तरफ लेके जा रहा है। आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं जो इस मुल्क में हो, जो मुल्क को तरक्की पर भी गामजन करे और मुल्क की मसाइल भी हल हो? हमारे हज़रत उमर फ़ारूक ने एक निज़ाम चलाया तो उसमें कौम बनाई थी। जब कौम बन जाएगी, हज़रत उमर फ़ारूक वाला निज़ाम आ जाए तो हर चीज़ हमारी सीधी हो सकती है, वरना कुछ भी नहीं है। चोर चक्कों की हुकूमत है, जो भी आता है खा के चला जाता है, वादा वईद करता है, उसके बाद अब रफू चकता है। असल में हम कौम नहीं बन रहे। जब हम कौम बन जाएंगे ना तो फिर हर चीज़ सीधी हो जाएगी। कोई चीज़ ले लो, बिजनेस बन चुकी है, हर चीज़ शोबे ख़त्म हो गए, बिजनेस में आ गए, हर चीज़ बिजनेस में आ गई। अवाम का रद्द अमल आपने जाना। अवाम चाहती है मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी
عوام کے مسائل اسی صورت میں حل ہوں گے جب ملک سیاسی طور پر مستحکم ہوگا اور ملک معاشی طور پر مستحکم ہوگا، لیکن کیا موجودہ نظام یہ استحکام لے کر آ سکتا ہے؟ جنگ سے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے نمائندے علی عباس نے، وہ دیکھتے ہیں۔ عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام میں جوں کا توں ہے۔ کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت، افلاس، مہنگائی اور بے روزگاری کیا ختم ہو پائے گی؟ عوام اس نظام سے مطمئن ہے؟ آئیے جانتے ہیں اسی عوام کی زبانی۔ آپ کے مطابق کس نظام کو فعال ہونا چاہیے کہ آپ کو مشکلات حل ہو؟ ہم کہتے ہیں اسلامی نظام ہونا، اسلامی نظام ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو، ان کو پتہ چلے، انصاف لوگوں کو ان کی دہلیز پہ ملے۔ جب ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم کس کو ووٹ ڈالیں؟ اس وجہ سے ہمیں اس چیز میں مطمئن نہیں ہے۔ موجودہ نظام پہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو؟ جی بالکل نہیں مطمئن جی، یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ مسئلے حل ہوں گے عوام کے اور اس کے ساتھ کوئی ریلیف ملے گا۔ میں اس نظام پہ مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ عرصہ دراز سے یہ جو نظام ہے، اس نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہو یا صدارتی نظام قائم کیا جائے۔ یہ ایم پی ایم این اے کا نظام ختم کر دینا چاہیے۔ یہ ہمارا جو خون چوس رہے ہیں، ہم اس سے بہت تنگ ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، ہم 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ سسٹم بالکل ناکام ہو چکا ہے اور یہاں پہ نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے جو کہ سود سے پاک ہو، اور ریاست کی ذمہ داری ہو کہ وہ جو اپنی پبلک ہے اس کی حفاظت کرے، حفاظت، عدالت اور کفالت، یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، نہ کہ اس نظام میں جو چل رہا ہے یہ بالکل ناکام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی تبدیل ہونا چاہیے نظام پہ۔ ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سا نظام ہونا چاہیے جو ملک کو ترقی پہنچا سکے؟ ہمارے خیال میں تو یہ بہتر ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ یہ ہر جگہ سے اچھا بہتر ہے کہ خوشحال ہے، غریب آدمی خوشحال رہیں گے۔ ووٹ ڈالا؟ جی بھائی ڈالا۔ آپ موجودہ سیاسی نظام پر مطمئن؟ نہیں بھائی بالکل نہیں مطمئن۔ اسلامی نظام ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے جس کے تحت کم از کم عوام کو انصاف ملے، ریلیف ملے۔ بے روزگاری کی ریشو دن بدن بڑھ رہی ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، آئے روز مہنگائی کی سطح بلند ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا اسلامی نظام ہونا چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ آپ موجودہ سیاسی نظام پر مطمئن ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہے، اس میں بہتری ہونی چاہیے اور ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ کون سا نظام آنا چاہیے جو آپ کے لیے مطابق وہ مسائل حل کر پائے گا، اس نظام سے عوام کے مسائل حل ہو پائے گا؟ اسلامی نظام جو کہ اسلامی کنٹریز کی میراث ہے وہ ہو جائے، یا صدارتی نظام جو کہ بہتر تھا ایک وقت میں، کامیاب رہا ہے۔ صدارتی نظام آنا چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے جمہوریت کے ساتھ، اس سے ہمارا تو بس جینا محال ہو گیا۔ یہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے جس کے اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان میں اور ہمارے ملک میں خوشحالی بھی آئے گی اور ترقی بھی کرے گا، اور اسلام آئے گا تو یہ سود بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہر مسلمان شہری پاکستان میں جو بسنے والا ہے وہ خوشحال ہوگا۔ کیا آپ اس موجودہ سیاسی نظام پر مطمئن؟ نہیں جی، میں اس موجودہ سیاسی نظام پہ مطمئن نہیں ہوں۔ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیکٹیشن، میرے جو خیالات ہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹل آنا چاہیے، جس کی وجہ سے ملک میں غربت، ملک میں بے روزگاری اور ملک کی ترقی، قوم کی ترقی اور اس کے علاوہ ایک غریب لوگوں کی ترقی ہو جائے گی۔ جب تک غریب خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سا نظام ہونا چاہیے جو ملک کو ترقی دے سکے؟ اسلامی نظام چاہیے۔ پاکستان اسلامی نظام کے تحت بنا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی نظام کے تحت لایا جائے تاکہ اس کے ساتھ ملک و قوم کی کرپشن وغیرہ ختم ہو۔ آپ نے ووٹ ڈالا؟ بالکل بھی نہیں ڈالا۔ کیوں، کیا وجہ کہ آپ سیاسی نظام پر مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ ان کے اپنے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو اس کے بالکل مخالف ہوں اور نہ ہی ان کے ووٹ دینے کے حق میں تھا اور نہ ہی کہوں گا کہ دیں۔ اچھا، آپ کے مطابق کون سا نظام ہونا چاہیے؟ میرے مطابق تو صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ فرد واحد کی حکومت کا نظام ہونا چاہیے جس میں فرد واحد کنٹرول کرے اور پورے ملک کو ایک طریقے سے سنبھالے، جس کو بندہ پکڑ تو سکے۔ اس میں تو ہر کوئی جو ہے نا چیئرمین بنا ہوا ہے ہر چیز کا، اس میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ملک کو سیاسی دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سا نظام بہتر ہے جو ملک کو ترقی دے سکے؟ سب جو حالیہ صورتحال ہے اس کے حساب سے تو یہاں پہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ جو سلسلہ چلا ہوا ہے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں عوام کو اس میں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ کوئی صدارتی نظام ہو یا کوئی ایسا سلسلہ ہو جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام ملک میں ایسا نظام چاہتی ہے جو بغیر کسی دباؤ اور بغیر بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے۔ جی
तो झंग से अली अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। दिन भर में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के जिला गवादर की, जहां पर तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दर्जनों मकानात, दुकानों की छतें और दीवारें गिर गई हैं। जबकि ज़िले भर में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इसी बारे में एक रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। बलूचिस्तान का जिला गवादर मुसलसल तूफानी और मूसलाधार बारिशों से डूब गया। ईरान से दाखिल होने वाले बारिशों के मजबूत सिस्टम ने पूरे जिले को बुरी तरह मुतासिर किया। गवादर का जुड़वां शहर सरबंदन बारिशों के बायस सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। जिला भर की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक दर्जनों मकानात और दुकानों की छतें और दीवारें गिरने के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। पाक ईरान बैन अल-अक़वामी शाहराह भी बारिशों के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उधर महकमा PDM की जानिब से भी गवादर की सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फौरी तौर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें गवादर रवाना कर दी गई हैं। DG PDM जहांजेब खान के मुताबिक कोयटा से गवादर के लिए रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंसेज, हैवी मशीनरी के साथ साथ अद्वियात, पीने का साफ पानी और दीगर सामान गवादर रवाना किया गया है। PDM के कंट्रोल रूम से जिले भर की सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल पर फौरी काबू पाया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईरान से दाखिल होने वाला बारिशों का ये ताकतवर सिस्टम मजीद 3 से 4 रोज तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला समेत गवादर में मौजूद रहेगा, जिससे मूसलाधार बारिशों और जालाबारी का इम्कान है। किफायत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। किफायत, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर में और इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है इन बारिशों के बाद? देखिए, जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला था वो कल से शुरू हुआ था और जो अब तक जारी है। हम देख रहे हैं गवादर के जो जुड़वां शहर था उसका सरबंदन, वहां पर हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। कई राब्ता सड़कें जो हैं वो सैलाबी पानी की नजर हो गई। इसके साथ ही साथ जो दीगर मामलात जिंदगी वो बुरी तरह से मुतासिर हुए। नदी नालों में तुगयानी के बायस जो सैलाबी पानी था वो शहरी इलाकों में दाखिल हुआ, घरों में दाखिल हुआ और जिले इंतजामिया के मुताबिक जो है वो दर्जनों मकानात ऐसे हैं कि जिनकी दीवारें और छतों को नुकसान पहुंचा। जब घरों में जब पानी गया तो हमने देखा कि लोगों की जो मामूलात जिंदगी थे वो मुतासिर और अपनी मदद आप के तहत पहले उन्होंने जो है वो घरों से पानी निकालने का काम किया। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि गवादर शहर में जो है वो जिले इंतजामिया, इसके अलावा महकमा PDM और पाक फौज की जानिब से जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन हैं वो किए जा रहे हैं। फौरी तौर पर महकमा PDM की जानिब से भी जो है वो इमदादी टीमें वहां पर रवाना की गई थी, जिसमें रेस्क्यू टीमें हैं, एम्बुलेंसेज हैं, खुराक, अद्वियात और दीगर जो सामान है वो भिजवाया पाया गया। इसके अलावा पाक फौज की जानिब से हम देख रहे हैं। आप साथ रहिएगा, औरंगजेब साहब से बात कर लेते हैं, DC केज हैं। औरंगजेब साहब, बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या इकदाम उठा रही है इंतजामिया, खुसूसी तौर पर जिन घरों में पानी दाखिल हो चुका है वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारी मौसर हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गवादर में तमाम के बावजूद किसी किस्म के हरीपुर की तहसील खानपुर में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 10 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल अहमद से। अफजाल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर ट्रामा सेंटर में। कल जो बस को हिली के मकाम पर हादसा पेश आया था, उसके नतीजे में अभी तक ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 12 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और 19 अफराद जो हैं वो उनमें से ज़ख्मी हैं। जो ज़ख्मियों में 10 मर्द, 5 औरतें और 4 बच्चे शामिल हैं। इनमें से जो ज़्यादा सीरियस मरीज़ थे उनको एबटाबाद रेफ़र कर दिया गया है। जब इस हादसे के मुतल्लिक़ हमारी एनी शायद से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, क्योंकि ड्राइवर फ़ोन सुन रहा था, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इतनी जो जानें हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। जब हमारी रेस्क्यू 1122 से बात हुई तो उनका ये कहना था कि दुश्वार गुजार इलाका है, जिस वजह से जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने में परेशानी हो रही है। जी, सेहवन शरीफ में हर तरफ दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंजने लगी हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली ओटो। इमरान, बताइएगा
सिक्योरिटी कैसी है और इंतजामात दीगर कैसे किए गए हैं? जी बिल्कुल, बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 772 और मुबारक कल से सेवन शरीफ में शुरू होगा। कल गवर्नर सिंध मिस्टर कामरान टिसोरी दरबार पर पहुंचकर हाजिरी देंगे और 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। मुल्क के चारों सूबों से बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सेवन शरीफ के हर गली महल्ले में दमादम मस्त कलंदर की सदाएँ बुलंद हो रही है। अगर आपको सेहत के हवाले से बताना चलूँ कि सेवन के अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सेवन शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दी गई है। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताना चलूँ कि सिक्योरिटी के बेइंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अगर आपको शहर के हवाले से बताना चलूँ कि वहाँ पर जो 5000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है और 300 से ज़ायद जो रेंजर्स के एहलकार है वो कल अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी ठीक है इमरान अली, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर से इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।